तो हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की नेसेसिटी क्लियर होने के बाद नेक्स्ट हेडिंग जैसे पिछले वीडियो में बता चुका था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अरे लिख लो पॉज करके फटाफट। और लिखे पार्ट ए इन सीरीज। एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, डॉट 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 डॉट, और आखिरी सेल ये है। ये एन सेल्स हैं, सब आइडेंटिकल है, सबका ईएमएफ ई और इंटर रेजिस्टेंस आर है। अगर ये आइडेंटिकल ना होते उसका आइडिया आराम से लग जाएगा। कैलकुलेशन आइडेंटिकल सेल मान के कर लो। और ये कनेक्ट कर दिए गए हैं एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर से, और दो लाइन क्या लिखनी है, लेट एन identical cells each having EMF E and internal resistance R are joined in series, and this combination send the current in external resistance R। जो आपने करा वो लिख देना है दो लाइन। सबसे पहले यही लिखना है और पॉज करके डायग्राम बना के लिख दो। इसी तरह से आर्टिकल आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। देखते हैं इस समय सेल को इस तरह से जोड़ने पे कब फायदा है और नहीं है। तो इस कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई सब एक तो जुड़े हुए, ई प्लस ई टू ई थ्री, सारा मिला के एन ई। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 आर, सब सीरीज में एक घंटे जा रहा हो सब, तो आर प्लस आर सीरीज ऐड हो जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन कितना है, आर प्लस आर एन बार तक करोगे तो आर प्लस आर टू आर प्लस आर तीन जोड़ोगे तीन आर, चार जोड़ोगे चार आर, और एन को जोड़ोगे एन आर, अनारडी एन आर। यानी कि इन एन सेल्स के बदले अगर एक ही सेल लगा दो, एन ई एम एफ वाला और एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, तो वही बात होगी। चाहे तो ई और आर वाले एन सेल ले लो, या एन ई एम एफ और एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एक ही सेल ले लो, बात एक ही। तो इन सेल के बदले मानेंगे बस यही एक सेल लगा हुआ है, तो आराम से इसमें करंट आ जाएगा। इसमें मेन करंट I is equal to E अपॉन आर प्लस आर। ई कितना हो गया एन, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया कॉम्बिनेशन का पूरे नेटवर्क का है ना। ये करंट है जी इस सर्किट में या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, इस नेटवर्क के द्वारा, एन सेल के नेटवर्क के द्वारा सीरीज में जुड़े हुए के द्वारा एक्सटर्नल सर्किट में आने वाला करंट। हम चाहते हैं ज़्यादा करंट फ्लो हो। तो देखते हैं जी दो केस, एक तो अगर सेल नए नए हो और अगर सेल पुराने हो चुके हों। नए नए होने हो तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, और सेल पुराने हो चुके हैं इसका मतलब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। दोनों ही केस रहते हैं। पार्ट वन, इफ आर इज वेरी लेस देन कंपेयरली आर, स्मॉल रेजिस्टेंस अगर बहुत छोटा है यानी कि न्यू सेल है, नए नए सेल हैं, देन तो देखते हैं आई कितना होता है, एन ई
अपॉन बहुत छोटा इसको देते हैं। अरे एन से गुना भी कर लोगे तो 4-5 सेल तो होंगे। ये बड़ी सी जो टॉर्च होती है उसमें 3 सेल लगते थे बस, तो इससे गुना करते ये मत समझना नहीं बहुत ज़्यादा हो गया। फिर क्या बचेगा? अगर ऐसा हम एक ही सेल लेते और इसी ई और आर वाला और सिंगल इसे जोड़ देते हैं तो कितना करंट आता है इसमें? ई अपॉन आर और प्लस आर बहुत छोटा माना हुआ, एक सेल इतना करंट भेजता है और अब एन गुना करंट फ्लो कर रहा है। अगर 5 सेल या 3 सेल जोड़ दिए तो 3 गुना करंट आ रहा है। जो सिंगल सेल करंट भेजता 3 सेल मिलके 3 गुना करंट फ्लो कर रहे हैं, तो फायदा है। यानी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि नए नए सेल हैं, तो उन्हें सीरीज में जोड़ने से फायदा है। ओके, इज इक्वल टू n टाइम्स of current sending by single cell, n times of current sending by single cell. Therefore, अब सुन ले मैं क्या लिख रहा हूँ, वो क्या बोल रहा हूँ जो आपको लिखना है लास्ट में. So there is an advantage to connect in series such type of cells. Okay, लिख दो पहले, भी नहीं छूट जाएगा, नहीं तो पॉज करके लिखो भी इसको. सेकंड पार्ट, इफ R is greater than R, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब सेल पुराने हो चुके हैं. यानी पुराने सेल को अगर आप सीरीज में जोड़ रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है. देन I इज इक्वल टू, ये था मेन फॉर्मूला, एन ई अपॉन, अब आर बहुत छोटा रहेगी, ये नौ कर दो, एन आर, एन कैंसिल, ई अपॉन आर. ऐसा सेल अगर आप एक ही लेते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो ये अपॉन आर प्लस आर में क्या बचता? आर ही बचता. ये तो इग्नोर कर देते. एक सेल ही इतना करंट फ्लो करता है और अब भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है. 3-4 सेल मिलके भी उतना ही करंट फ्लो कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है. अगर नए नए सेल आपके पास हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का बहुत कम है, यानी कि नए नए सेल, ठीक है, सॉरी दूसरा पार्ट चल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी पुराने सेल हैं. अगर पुराने सेल हैं तो उन्हें सीरीज में जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है. जो एक सेल करंट फ्लो करता वही ये 4 सेल मिलके भी उतना ही करंट फ्लो करेंगे. ठीक है, इसका आगे सुन ले, करंट सेंडिंग बाय सिंगल सेल, करंट सेंडिंग बाय सिंगल सेल. जो एक करंट सेल का एक सेल का करंट होता है वो ये देती है. फिर कैलकुलेट लास्ट में, सो देयर इज नो एनी एडवांटेज in connecting in series such type of cells. तो कुल मिला के इन सीरीज कॉम्बिनेशन में ये तय हो गया कि अगर नए नए सेल हैं तो उन्हें सीरीज में जोड़ने से फ़ायदा है, और अगर पुराने सेल हो चुके हैं तो उन्हें सीरीज में जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है. तो देयर इज नो एडवांटेज वाला स्टेटमेंट लिख के इसको अपडेट कर लो यहाँ तक पहले, तब आगे की वीडियो देखना. पार्ट बी, इन पैड.
ये n सेल्स, हाँ ऐसे पहले जो मैंने कहा था अगर अनआइडेंटिकल होते तो क्या होता, अरे आर 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 जुड़ के एन आर हो गए थे, तब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थी, तभी तो ऐड होकर ज़्यादा ही होना था उसको, ई ई ई ई एन ही हो गए थे, और अलग होता था ई वन प्लस ई टू प्लस ई थी, तभी तो जुड़ना ही था, तभी ज़्यादा ही होना था। अगर सीरीज में जोड़ने से नए नए सेलों से फ़ायदा है तो चाहे अनआइडेंटिकल जो भी फ़ायदा ही है। ओके, इसे आइडेंटिकल सेल लेके कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, बस कार्यवाही वही रहती है सारी। इसी बात ध्यान रखते हैं यहाँ पे, अब आइडेंटिकल ही लीजिए, ई एम एफ ई ऑफ ईच सेल एंड रेजिस्टेंस आर, और ये कॉम्बिनेशन या ये नेटवर्क मिलके इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में करंट सप्लाई कर रहा है। इस करंट की वैल्यू को हम निकालेंगे और देखेंगे कि नए नए सेलों से फ़ायदा है इस तरह का नेटवर्क बनाने में, पुराने सेलों से। तो पहले दो शब्द दो लाइन, इसके बारे में आपने किया क्या है, तो क्या लिखोगे, सुन ले ढंग से और पॉज करके हाथ तो का फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। let n identical cells each having EMF E and internal resistance R are connected in parallel, and by this combination current is sending in external resistance R। बस जो है वो लिखना बस, ठीक है। क्या करोगे, देन नेट EMF ई ई ई ई ई एन बार तक कितना हो जाएगा। अब जितने बच्चों ने एन ई बोला वो नालायक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल हैं तो सब पे वोल्टेज एक जैसे रहता है, वही होता है टोटल। पैरेलल कॉम्बिनेशन को भूल गए हो, ई ई ई ई तो नेट ई रहेगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये आर 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 ये है पैरेलल, तो 1/r 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 आगे जुड़ जाएंगे, n/r हो जाएगा 1/r की वैल्यू, अभी उल्टा करके r/n, यानी कि इतने सारे सेल के बदले एक ही सेल एज्यूम कर लो, वही काम करेगा जो मिल कर रहे हैं, जिसका EMF तो E हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R/N हो। अब आपने वाला मेन करंट, देयरफॉर मेन करंट I is good E/R+R। E कितना है, पूरे नेटवर्क का भी E है, और आप इंटरनल कितना हो गया सबको मिला के R/N, तो NR + R होल पोनेंट ऊपर पहुंच जाए E के साथ NE। ये करंट इस नेटवर्क के द्वारा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो होगा। अब देखते हैं दोनों कंडीशंस, नए नए सेल लेके पुराने सेल लेके। फर्स्ट पार्ट, व्हेन R इज वेरी लेस देन R, यानी कि नए नए सेल हैं जिन्हें सीरीज में जोड़ने से फायदा हो गया था। यहाँ देखते हैं पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा, आई केवल देखते हैं NE अपॉन बहुत छोटा माना हो तो NR ही चलेगा, जो एक सिंगल सेल करंट फ्लो कर सकता था वही ये N सेल मिलके भी उतना ही कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। क्या लिखोगे, करंट सेंडिंग बाय सिंगल सेल, उसके बाद सो देयर इज नो एनी एडवांटेज इन कनेक्टिंग इन सीरीज सच टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, when R is larger than, very larger than R, I is equal to NE अपॉन, और ये बहुत ज़्यादा हो गया तो NR कमजोर आ जाएगा, सिर्फ R लिखिए बस।
इज इक्वल टू एन, और ई अपॉन क्या था, सिंगल सेल करंट, और अब एन गुना हो गया, अब फायदा हो गया। n times of current sending by single cell. So there is an advantage in connecting in parallel such type of cells. ठीक है, आगे बात सुनो। कुल मिला के पार्ट ए और बी दोनों बातें मिला के पॉज करके कंप्लीट करते रहना। कभी सो देर एडवांस सुन रहे और ही करा और बंद कर दिया। नोट्स बना लो, जल्दी चेक करने आ रहा हूँ, बहुत जल्दी चेक करने आ रहा हूँ। तो क्या लिखोगे, ये मत सोचना है कि बस फीस लेने के लिए आऊँगा वहाँ पर, ठीक। कॉपी चेक करने के लिए विशेष तौर पर आ सकता हूँ, इसलिए पर डे नोट्स बना, पर डे क्या, पर आवर, जैसे वीडियो मिल रही तुरंत नोट्स तैयार करते रहो। तो मैं क्या करता, कुल मिला के दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर नए नए सेल हैं तो सीरीज में जोड़ने से फ़ायदा है, और पुराने पुराने सेल हैं तो पैरेलल में जोड़ने से फ़ायदा है, ठीक है। अब आप ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कि आपने ये आर्टिकल पढ़ा, यस हमारे दिमाग की बत्ती जल गई और सारी पढ़ाई लिखाई बंद करी और चले गए। कहाँ सब बच्चे, कोई किसी सड़क के किनारे बैठा हुआ है कुछ ढूंढ रहा है, कोई किसी कूड़े में कुछ ढूंढ रहा है, कोई पुराने कचरों में कुछ ढूंढ रहा है, कोई अपने घर में जाके आड़ कबाड़ में कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है, पुराने पुराने सेल, क्योंकि सर ने हमें समझाया कि पुराने पुराने सेल अगर हैं तो उन्हें पैरेलल में जोड़ने से फायदा है। और पुराने पुराने सब ने मिलकर 20-25 सेल इकट्ठे कर लिए, क्योंकि एक घर में ही बहुत सारे सेल एक साथ काम करते हैं। घड़ियों में सेल लगते हैं, रिमोट कंट्रोल में सेल लगते हैं, ठीक है। और जी, और रिमोट, वो कंट्रोल रिमोट भी कोई एक नहीं है, एलईडी का अलग है और टीवी का अलग है और सेट टॉप बॉक्स का अलग है वगैरह वगैरह। फिर घड़ियाँ बहुत सारी होती हैं घर में, तो एक घर में बहुत सारे मिल जाते हैं सेल। अभी जब सारे सारे गए तो 20-25-30 सेल इकट्ठे कर लिए। अभी क्या करा, लकड़ी उकड़ी का खांचा बनाया, इधर एक टीन सेट करी, इधर एक टीन का टुकड़ा सेट किया, और सारे सेल एक जिसके सब पोजिशन में एक टीन को टच कर जाए ऐसे डाल दिया, फंसा दिया उनके बीच में। सारे पॉजिटिव वाले एक टीन को टच कर दिया, सारे नेगेटिव वाले दूसरी टीन को टच कर दिया और दबा दिया। इस इधर एक कील ठोक के टीन का कनेक्शन बाहर निकाल दिया, और इधर कील बाहर निकाल दिया, और जला दिया बल्ब। सफल हो जाओगे, बल्ब जल जाएगा। पर मैं ये मत कहना पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस काम करना शुरू कर दो, ओके। पुराने पुराने सेल को पैरेलल में जोड़ने से फ़ायदा है। और एक कूड़े करने से, एक प्रोजेक्ट है बढ़िया है, करके दिखाओ, पर कहाँ दिखाओगे, ऑनलाइन क्लास में। खैर ऐसा मत करना, फिलहाल पढ़ाई को आगे बढ़ाना जरूरी है, पर इसमें मैंने कानों में डाल दी कि ऐसे एक काम किया जा सकता है। चलिए पार्ट ए बी, पार्ट सी, मिक्सिंग ग्रुप। मिक्सिंग ग्रुप इंटरनल डिस्टेंस अंडरस्टूड है। ये नेटवर्क लिया जाएगा, n cells
कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन लिया और ऐसी लड़ी, एक और ली, एक और ली, एक और ली, बहुत सारी ली, मतलब m लड़ियाँ ली, m रोज, m फॉर माउंट। There are m branches and each branch contain n cells. Every cell is identical. All cells are identical. Each having EMF E. And resistance R. ठीक है, और ये नेटवर्क इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में करंट फ्लो कर रहा है और वे चाहते हैं करंट ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा। ठीक है, क्या शर्त ऐसी हो। तो इसके बारे में 2-3 लाइन क्या लिखोगे, सुन लीजिए। लेट n identical cells each having EMF and internal resistance are connect in series, ठीक है, and such type of m branches are connect in parallel as shown, ठीक है, and by this network current is sending in external resistance R। बस या इसको देखते जो आपका दिमाग कह रहा है वो लिखते। ओके, अब देख लीजिए इसके बारे में। एन नेट EMF कितना हो जाएगा, इस ब्रांच से कितना हो जाएगा, ई सीरीज एनी, अभी एनी वो पैरेलल में एनी रहेगा, एनी इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया था, आर एनआर, और एनआर एम बार तक पैरेलल कॉम्बिनेशन अपॉन एम आ जाएगा, एनआर अपॉन एम। ठीक है, अरे एनआर तो पैरेलल जोड़ोगे तो 1/nr एम बार तक, तो एम अपॉन एनआर, और पलटोगे तो एनआर अपॉन एम। इसलिए मेन करंट अब तो समझ में आ गया होगा दूसरी वीडियो क्यों बनाई। नेसेसिटी ऑफ हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के साथ साथ बनाता तो 1 घंटे की हो जानी थी। फिर ये समझा करो मेरी बात को, क्या करता हूँ कुछ सोच समझ के करता हूँ। मेन करंट I = E/R+R, E कितना पूरे नेटवर्क का मिला के, NE, और इंटरनेशनल कितना पूरे नेटवर्क का मिला के, NR/M = ML से माने ऊपर पहुंच जाएगा, MNE/MR+NR, ये करंट की वैल्यू। ठीक है, ऊपर M/N, क्या चीज शो कर रहा है M/N, अरे N सेल्स हैं एक ब्रांच में, ऐसे ऐसी M ब्रांच है, तो M/N क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी पूरा न्यूमरेटर कांस्टेंट, चाहे 2 की 10 लड़ी बनाओ, या 10 की 2 लड़ी बनाओ, या 4 की 5 लड़ी बनाओ, या 5 की 4 लड़ी बनाओ, टोटल सेल तो 20 ही थे, या यहाँ जितने भी थे, पूरा न्यूमरेटर कांस्टेंट हो गया। बस अब ये यहाँ फर्क पड़ रहा है, डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड है। डिनोमिनेटर की परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से ऐसा कर दो कि हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। MNE/, देखिए जरा, √MR - √NR का होल स्क्वायर लिखते हैं पहले आँख बंद करके, और जो फालतू आ रहा उसे देख लो, एडजस्ट कर लो। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो है ही, और माइनस का ट्वाइस ऑफ दिस आएगा, उसे प्लस कर दो, ट्वाइस ऑफ √MNR, और दूसरा मिडिल टर्म आएगा उससे कट जाएगा, तो वही बचेगा जो था। ओके, और यहां पे MN फिर कांस्टेंट आ गया। खैर कुछ भी हो,
आई के मैक्सिमम होने के लिए वेरिएबिलिटी तो यहाँ पे है ना, ये कम से कम होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम आई, और आप जाते ज़्यादा करंट हो तो डिनोमिनेटर कम से कम होना चाहिए। अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। और एक परफेक्ट स्क्वायर कम से कम तो 0 हो सकता है, नेगेटिव तो होगा नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। दैट इज अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर। समझ रहे हो? बाकी मैं लिखता हूँ। अब वो जमाना नहीं रहा, सर 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 रुक जाओ, अभी मैंने नोट नहीं किया। अब जमाना नहीं है, ये ऑनलाइन का जमाना है। वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लो। अब तो सब कहानी खत्म है बिल्कुल, ठीक है। अब तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? आराम से पैर के ऊपर पैर रखे देखते रहो मुझे, चाहो तो पॉज कर दो, वापस करो, आगे पीछे करते रहो, मैं आगे पीछे होता रहूँ। जमाना यही हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दैट इज एम आर इज इक्वल टू एन आर, दैट इज आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन। अगर ये शर्त होगी तो करंट सबसे ज़्यादा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। पर ये कैसे शर्त है? आर क्या है, जो भाग रेजिस्टेंस था, और एन आर अपॉन एन क्या है? यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे नेटवर्क का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक केस, अगर मिक्सिंग ग्रुप में बहुत सारे सेल जुड़े हुए हों, उन सब का मिला के इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बिल्कुल बराबर है, वो केस होगा सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होने का। और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई भी छोटा बड़ा हो गया तो करंट को कम ही होना पड़ेगा। ओके, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। और लास्ट में एक स्टेटमेंट, thus to obtain maximum current, net effective internal resistance of network should be equal to external resistance. ओके, यहाँ तक की कहानी आज खत्म करें इस वीडियो को देखते हुए, और अगली वीडियो के तैयार हैं। चैप्टर बेहद इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता, कोशिश करूँगा विद्यालय से अगर मुझे परमिशन मिली तो वो इंस्ट्रूमेंट मैं यहाँ मंगवा लूँगा और आपको ऑनलाइन ही करके दिखा दूँगा। कोशिश पूरी करूँगा, मेरे पर विश्वास रखें, ठीक है। क्योंकि अब मैं खरीद के नहीं ला सकता, पूरी प्लानिंग थी। ये ऊपर के जो रूम है आपने देखे हैं, इसको लाइव बनानी थी, साथ शायद मुझे ले ही आने थे, 2-3 अप्रेंटिस इलेक्ट्रिसिटी तो ले ही आने थे। अब आप देख रहे हो सब क्या क्या हो रहा है। तो विद्यालय से अगर परमिशन मिलती है मुझे तो 1-2 अप्रेंटिस यहीं ला के इसी दौरान, कि लोहा जब गर्म होता है तभी उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला आर्टिकल आएगा उसी वक्त मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि वो प्रैक्टिकली आपको यहाँ करके दिखा दूँ, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में हर चीज़ फूक फूक के कदम रखो, और जो जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को पर डे मैनी टाइम्स देखते रहो, पर डे मैनी टाइम्स। जब जब टाइम मिले, एलिमेंट्री सर्किट की ये तीसरी वीडियो है, देखते रहें बार बार। ओके।